देश में इस वक्त आरक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। लगातार सोशल मीडिया पर उसकी बात हो रही है। उसको लेकर एक पेज भी बनाया गया है जिसमें 6 मिलियन के करीब जो है फॉलोवर बताए जा रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं इस मुहिम से। तमाम जो कहें कि बड़े चेहरे, अगर अजीत भारती की बात करें या अनुराधा तिवारी की बात करें, ये लोग जो है सामने खुलकर आ रहे हैं। रिजर्वेशन को किस तरीके से उसका दंश झेल रही है, आज के समय में कैसे बच्चे जो है निराश हो रहे हैं रिजर्वेशन की वजह से, जो काबिल बच्चे हैं वो किस तरीके से जो है मायूस हो रहे हैं, इन सब पर खुलकर चर्चा हो रही है। और कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन को रिफॉर्म किया जाए। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर विनय सिंह जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका, अपना कीमती समय देने के लिए। रिजर्वेशन को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। इससे पहले हमने आपसे एक बार चर्चा किया था। रिजर्वेशन को कैसे आप देख रहे हैं? मौजूदा समय में जो रिजर्वेशन का प्रारूप है उसको कैसे आप देख रहे हैं? किस तरह, अच्छा है, बुरा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 70 साल वाला संशोधन बिना किए 10 साल के लिए एक्सटेंड किया। जी। प्रधानमंत्री मोदी भी जवान थे, जोश था, सत्ता का भी जोश था, सीटों का भी जोश था, सब कुछ पॉजिटिव था। आपने एक अवसर को गंवा करके किसी को कुचलने का, दबाने का, अन्यायपूर्ण नीति को एक्सटेंड कर दिया। जबकि जरूरत क्या थी कि जो भी लोग, आप दिल्ली शहर देख लीजिए, आप यहाँ से मदर डेयरी तक आप चले जाइए, लोगों के पास 10-10 लाख की गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति को आप रिजर्वेशन दे रहे, जिनके पास 10-10 लाख, 20-20 लाख की गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं, गाली है, उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं आप। जंगल में वही आदिवासी पड़ा हुआ है, वनवासी पड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है, कन्वर्जन की मार झेल रहा हिंदू पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो आप एक चीज़ बताइए, दिल्ली जैसा राज्य, मेरे गांव का स्टेटस, दोनों मुकाबला कब आपस में करेंगे? ये तो हजारों साल तक नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो ऐसा करेंगे कि फिर ये दिल्ली मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। तो दिल्ली राज्य को आरक्षण की ज़रूरत है क्या? या हैदराबाद सिटी को, बेंगलुरु सिटी को, इलेक्ट्रॉनिक सिटी को, गुड़गांव को, ग्रेटर नोएडा को रिजर्वेशन की ज़रूरत है क्या? या उन ग्रामीणों को ज़रूरत है, गांव में बसे लोगों को ज़रूरत है, जंगल में बसे लोगों को ज़रूरत है, आदिवासियों को ज़रूरत है, जनजातियों को ज़रूरत है, जिससे उसका उत्थान हो। दूसरा बड़ा काम, बहुत सारे MP MLAs बन गए, क्या वो जीवन भर आरक्षण वाली सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे? कम से कम जो एक बार जीत गया वो अगली बार जनरल कैटेगरी से लड़े, सामान्य सीटों पे लड़े, और वो सीट किसी अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को मिले, जिससे नए चेहरे, नए व्यक्ति को अवसर मिले, वंचित को अवसर मिले। एक ही व्यक्ति बार बार वंचितों का अवसर क्यों खा जाए? चंद्रशेखर रावण को ही ले लीजिए, एक बार जीत गया SC ST की सीट से, तो क्या जीवन भर वो SC ST की सीट से लड़के चुनाव जीतेगा? उसके अंदर कैलिबर नहीं आया, उसके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं आई, समझ नहीं आई, समाज में उसने प्रतिनिधित्व किया, समाज ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद भी वो SC ST की सीट से लड़ेगा? उसके जगह पर कोई दूसरा SC ST का बंदा चुनाव नहीं लड़ेगा। अब उसी तरीके से नौकरियों में आइए, बहुत सारे IAS PCS आप सुनते हैं, SP मीणा, फलाना ढकाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े पदों पर हैं। स्वयं प्रधानमंत्री OBC से आते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जीवन भर OBC की सीट से चुनाव लड़ेंगे? उनके अंदर विकास नहीं आएगा, विकसित मानसिकता नहीं आएगी, डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो ये बातें गलत है, इसे जस्टिफाई करने की जरूरत है। सामान्य वर्ग, देखिए सॉरी, एक और बात देश को समझने की जरूरत है। अगर फीस ज्यादा दे रहा है तो कौन दे रहा है? सामान्य वर्ग दे रहा है। अगर वो अपनी उम्र ज्यादा दे रहा है तो कौन दे रहा है? सामान्य वर्ग दे रहा है। आप हॉस्टल की फीस ज्यादा ले रहे हो, किससे ले रहे हो? सामान्य वर्ग से ले रहे हो। आप एजुकेशन में लेके फार्म शुल्क, एडमिशन शुल्क, एग्जाम शुल्क, सब कुछ सामान्य वर्ग पे कर रहा है। तो मैं पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार या तमाम सांसदों से कि अबे कीमत मैं चुका रहा हूँ, आरक्षण तू दे रहा है। अगर आरक्षण तू दे रहा है तो कीमत भी तू ही चुकाना भाई, मैं क्यों चुका रहा हूँ? अगर मैं कीमत दे रहा हूँ तो डिसाइड भी करने का जिम्मा मेरे पास होना चाहिए। आरक्षण किसको मिलेगा, कौन योग्य व्यक्ति होगा, इसको तय करने का अधिकार उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसकी कीमत चुका रहा है। बांट रहे हैं मोदी जी, चुका रहा है विनय कुमार सिंह। सबका साथ सबका विकास। नहीं, मोदी जी अगर आरक्षण बांट रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरक्षण बांट रही है,
तो उसकी कितनी कीमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुका रही है, मुझे बताइए। फीस हम दे रहे हैं ज़्यादा, हॉस्टल की फ़ीस हम ज़्यादा दे रहे हैं, एग्जामिनेशन की फ़ीस हम ज़्यादा दे रहे हैं, एडमिशन की फ़ीस हम ज़्यादा दे रहे हैं, ट्यूशन की फ़ीस हम ज़्यादा दे रहे हैं, हॉस्टल की फ़ीस हम ज़्यादा दे रहे हैं, सारी फीस तो हम चुका रहे हैं। अब बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रही है, तो ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। जो जितना भारत सरकार अफोर्ड कर सकती है उतना अफोर्ड करे। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान हमने सुना, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट की बेटी और एक साधारण व्यक्ति की फीस एक जैसी नहीं होनी चाहिए। बात सही है, प्रेसिडेंट की बेटी की नहीं होनी चाहिए, तो जो IAS PCS बन गए हैं और उन्हीं की ऑफिस में चपरासी की नौकरी करने वाले जनरल कैटेगरी वाले की भी फीस एक जैसी नहीं होनी चाहिए कि जनरल कैटेगरी का तो एक जैसी फीस भरेगा बड़ी हैवी वाली, और वो DM साहब का लड़का SC ST का है तो 5 रुपए दे के बिना फीस का निकल जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जस्टिफाई करने की डिमांड आज देश की है। और याद रखिए, यदि जस्टिफाई कोई न्याय नहीं करता है तो वो मोदी ना करे, भारत सरकार ना करे, पूरे देश के पार्लियामेंट मेंबर ना करें, लेकिन न्याय तो ले ही लेता है और प्रकृति स्वयं खड़ा होती है, किसी की कोई औकात नहीं है। अभी आपने देखा चंद रोज पहले अभी कॉकरोच वाले आए, थोड़ा बैड एलिमेंट उसमें घुसे, थोड़ा लाठी डंडा पिटा पिटी हुई तो राजनाथ सिंह बोल पड़े, प्रवक्ता बोल पड़े, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज बोल पड़ी, तमाम प्रवक्ता बोले मोदी जी रील पे रील बनाए जा रहे हैं, एकदम मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जन जी से आगे निकल गए हैं। तो भाई एक चीज़ बताइए, सच की आवाज़ अगर आपने दबाया ना होता तो इन जेंजी पेंजी चेंजी और तिलचट्टों के सामने आपको झुकने की आवश्यकता ना पड़ती। अन्याय बड़े बड़े योद्धा को कमज़ोर कर देता है। अन्याय ही वो आवाज़ है जिसके खिलाफ अगर गली का कुत्ता बोलता है तो हाथी की फटती है। लोग कहते हैं ना, ये हाथी चले और कुत्ता भौंके 1000। एक कुत्ता जिस गली में भौंक देता है, हाथी की भी फटती है उस गली में जाने से। वो अन्याय की आवाज़ होती है। न्याय की आवाज़ अगर होती है तो हर एक बच्चा भी निडरता से अपनी बात कहता है। लेकिन आपको लगता है कि जो रिजर्वेशन को लेकर जो मुहिम बनाई जा रही सोशल मीडिया पर, इतना अच्छा खासा फॉलोइंग हुई, लोग जुड़ रहे हैं, जाहिर सी बात वो पीड़ित लोग हैं। आपसे ये समझना चाहें कि आरक्षण का आपने अब तक कितना दुरुपयोग देखा और लगता है कि कहाँ कहाँ जो है आरक्षण होता है और वहाँ पर नुकसान सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? देखिए, मैं जो अपने स्तर पर देखता हूँ, भारत भ्रमण करता हूँ, भारत का जर्रा जर्रा एक जैसा नहीं। बहुत भिन्नता है, बहुत तकलीफ भी है, बहुत अच्छाई भी है, हर तरीके का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ सही व्यक्ति को अवसर मिले। गलत व्यक्ति या योग्य व्यक्ति जो इस कैटेगरी में अब रहने लायक नहीं, उन्हें सामान्य श्रेणी में डाला जाना चाहिए, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति सामान्य वर्ग कहलाए। आज सामान्य वर्ग का मतलब सिर्फ ठाकुर बाबन है। प्रधानमंत्री मोदी OBC से आते हैं, उनके कितने कैबिनेट मिनिस्टर SC ST OBC से होंगे, क्या वो सामान्य वर्ग में आने के लायक नहीं है? महाराष्ट्र में जातियों का विवरण उसके धन और पद के हिसाब से होता है। कोई देशमुख बनता है, कोई पाटेकर बनता है, अपना अपना। लेकिन हमारे देश में मूर्खता, कायरता, बुजदिली, राजनीतिक नपुंसकता के चलते आरक्षण को एक पाप की तरह आगे बढ़ा रहे, जबकि इसे जस्टिफाइड होना चाहिए। मेरे ही गांव में अगर एक व्यक्ति हरिजन बस्ती में ही करोड़पति है, तो भाई उस बस्ती में 10 और गरीब हैं जिनके घर में दाल रोटी नहीं है, उनके घर तक अवसर कैसे पहुंचेगा? या वही एक परिवार खाएगा, बाकी लोग नंगे घूमेंगे? मुझे बताइए आप। नहीं, लेकिन जब रिजर्वेशन पे आप लोग सवाल उठाते हैं तो जो इनके चाहने वाले हैं, जैसे अभी आपने चंद्रशेखर का जिक्र किया, वो तो कह रहे हैं कि अगर रिजर्वेशन पे किसी ने हाथ लगाया तो दिन में तारे दिखा देंगे। वो तो सीधा धमकी दे रहे हैं। मैं आपको स्पष्टता से कह दूं, जितने भी नेता हैं, जितने भी ये डायलॉग मारने वाले नेता हैं, एक बाल का तिनका भी ना उखाड़ पाएंगे, क्योंकि सामान्य वर्ग चुका रहा है कीमत, और मलाई कोई ऐसा व्यक्ति खा रहा है जिसको नहीं खाना चाहिए, जिसको अपने समाज को देने के बजाय खुद वो लूट रहा है अपने समाज का हक। उन चोरों को, उन लुटेरों को, उन डकैतों को, उन अयोग्य व्यक्तियों को इस अवसर से बाहर निकालने में किसी भी प्रकार की एक चींटी भी बोलने वाली नहीं है। कैसे बोलेगी? चंद्रशेखर आजाद कितनी बार अपने SC ST की सीट से लड़ेगा, मुझे बताइए आप। उसका दूसरा भाई, उसके दूसरे भतीजे, उसके गांव के, देश के, प्रदेश के, क्षेत्र के बाकी लोग अयोग्य हैं क्या? बाकी लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे? बाकी लोग SC ST सीट से चुनाव लड़के जीतना नहीं पसंद करेंगे? एक ही व्यक्ति को हम बार बार अवसर क्यों देंगे?
हर व्यक्ति, आखिरी गांव के आखिरी व्यक्ति के विकास का रास्ता, प्रयास, प्रयत्न, पॉलिसी से लेकर के तमाम लोगों की है। लेकिन अयोग्यता, केवल जैसे मोदी जी के पास बहुमत आई तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया, ये नहीं सोचा कि 10 साल के लिए वो क्या बढ़ा रहे हैं। वो गटर बढ़ा रहे हैं, पाप बढ़ा रहे हैं, अपराध बढ़ा रहे हैं, अन्याय बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं? क्या दिल्ली जैसी, आप बताइए मुझे, दिल्ली जैसी राजधानी में आरक्षण की क्या जरूरत है? यहाँ पर जिनके पास 10-10 लाख की, 20-20 लाख की, 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की गाड़ियां लेके जो घूम रहा है, उसको आरक्षण देने की क्या जरूरत है? जिनके पास 1-1 करोड़ के, 10-10 करोड़ के मकान और फ्लैटों के किराया आ रहे हैं, उनको देने की क्या जरूरत है? समाज के सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को जरूरत है ना। वो जब तक सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक तो ये लॉलीपॉप बांटते रहिए और अलग अलग लोग खाते रहेंगे, कीमत कोई और चुका रहा है। लेकिन आप लोग जब रिजर्वेशन पे इतना हमला करते हैं तो जो उनके चाहने वाले, जो रिजर्वेशन को इतना जो है माई बाप बनाए हुए हैं कि नहीं रिजर्वेशन, हमें इतना अगर दुख दर्द है तो वो तो कहते हैं कि अगर रिजर्वेशन से इतनी पीड़ा आप लोगों को है तो रोटी बेटी का संबंध कराइए, उच्च जाति की लड़कियों की शादी हमारे उसमें करा दीजिए, फिर आरक्षण पे बात करिए आप। देखिए, रोटी बेटी का संबंध जो बात करते हैं, समाज में व्यक्ति की औकात किसी जाति से तय नहीं होती, उसके कर्मों से तय होती है। बाटा वाला कौन सी बिरादरी का है? अभी शादी के लिए ऑफर दो तो ठाकुर बाबन से लेके बनिया तक सब रिश्तेदारी जोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, हैं? लिबर्टी वाला कौन से बिरादरी का है जानते हो? आप नहीं जानते हो, लेकिन लिबर्टी वाले की बेटी दामाद बनना हो या उसके घर की बेटी लानी हो, दोनों के लिए तैयार मिलेगा, हर समाज का व्यक्ति मिलेगा। बड़ा से बड़ा प्राइम मिनिस्टर की भी रिश्तेदारी अगर होती तो कर लेते, बिल्कुल, है ना। चीफ मिनिस्टर से भी रिश्तेदारी तय करेगा तो कर लेगा वो। बिल्कुल। तो औकात बनाने के बाद ये जाति वाती बहुत देर तक नहीं टिकती है। जाति, यार तुम उत्तर प्रदेश में तुम्हारी जाति मैं जानता हूँ चंद्रशेखर की क्या है, साला तेलंगाना में जाने के बाद तेरी कौन सी जाति बचती है? तमिलनाडु में जाने के बाद तेरी कौन सी जाति बचती है? महाराष्ट्र में जाने के बाद तेरी कौन सी जाति बचती है? जाति एक लोकलाइज्ड पॉइंट है। वो समय, क्षमता, कार्य क्षमता, आज प्रधानमंत्री को लोग भगवान कह रहे थे ना, कौन सी बिरादरी का है? बात अभी वो यूजीसी में तेलिया कह रहे थे लोग, लेकिन भगवान भी तो कह रहे थे लोग, अपना आदर्श भी तो कह रहे थे। सीने पे बिल्ला लगा के हर बिरादरी का बड़ा से बड़ा व्यक्ति घूम भी तो रहा था। अभी प्रधानमंत्री कहें मुझे अपनी पोती की शादी करनी है, तो कौन सा ठाकुर बाबन है जो नहीं तैयार हो जाएगा? कौन सा हरिजन है जो नहीं तैयार हो जाएगा? कौन है जो नहीं तैयार हो जाएगा? बताइए मुझे। हर कोई तैयार होगा। योग्यता, कर्म, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। यहाँ कर्म प्रधान देश है हमारा। ये क्यों बेटियों के पीछे पड़े हैं कि नहीं ब्राह्मण घर की बेटियां हो, ठाकुर घर की बेटियां हो, वही चाहिए, हम जब तक शादी आप नहीं करा दें तब तक जो है रिजर्वेशन मत बात करिए। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, धोबी, कुमार, यहाँ इस देश में कौन है जो पूजा नहीं जाता है? बिल्कुल, मुझे बताइए। हरिजन में पूजा नहीं जाता कि धोबियों में पूजा नहीं की जाती, ब्राह्मणों में नहीं की जाती, राजपूतों में नहीं की जाती, यहाँ तक कि इस देश में मुल्ला भी पूजा जाता है, ईसाई भी पूजा जाता है? कौन नहीं पूजा जाता है? कर्म करो, किसी की बेटी का हाथ मांगने की योग्यता धारण करो। यहाँ तो स्वयंवर की प्रथा रही है। ठाकुरों के स्वयंवर में पंडित शादी करके पंडित के भेष में लेके चले गए लोग। यहाँ कोई वैसी बात नहीं है। बात योग्यता की है, बात कर्म की है, बात आपके जो त्याग, तपस्या, बलिदान राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, व्यक्तिगत जीवन में दो लड़कियों के जीवन बर्बाद किए पड़े हो, तुम्हारे पीछे पड़ी है, और तुम्हें कोई ठाकुर की लड़की देगा? अरे हरिजन की लड़की तो तुम्हें मिल नहीं रही है। चंद्रशेखर रावण से कह रहा हूँ, हरिजन की लड़की तो तुम्हें मिल नहीं रही है, तुम्हें कोई ठाकुर की लड़की देगा? एक लास्ट क्या कहना चाहेंगे आरक्षण को लेकर? आरक्षण में क्या संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आरक्षण को जस्टिफाई किया जाए, आखिरी व्यक्ति के हित का मार्ग, टूल बनाया जाए, ना कि राजनीति की लालच, सत्ता प्राप्त करने का हथियार बनाया जाए। और ये सत्ता प्राप्त करने का हथियार बना करके ही मोदी जी ने अपनी छवि खराब कर ली, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छवि खराब की, कांग्रेस पार्टी ने अपनी छवि खराब की, और वर्तमान में कोई ऐसा लीडर नहीं है भारतीय राजनीति में जो स्पष्टता से कह सके कि आरक्षण को जस्टिफाई होना चाहिए और आखिरी व्यक्ति के भले का इस टूल बनना चाहिए, ना कि राजनीति का, सत्ता का और दोगलेपन का।
जो इस देश में देखने को मिल रहा है, चाहे वर्तमान सत्ता हो, चाहे कल की सत्ता हो, चाहे आज की सत्ता हो, चाहे आज के सत्ताधीश हो, चाहे कल के सत्ताधीश हो, चाहे पक्ष के सत्ताधीश हो, चाहे विपक्ष के सत्ताधीश हो, सबको एक स्वर में इसे जस्टिफाई करने की जरूरत है, जो आखिरी व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, ना कि आईएएस पीसीएस को जीवन भर नौकरी दे और उसी गांव का एक दूसरा गरीब नौकरी से वंचित रह जाए। एक व्यक्ति को बार बार चुनाव लड़ करके एससी एसटी सीट पर मुख्यमंत्री बनने का, विधायक बनने का, सांसद बनने का मौका मिले और उसकी वजह से दूसरे व्यक्ति का अवसर ना मिले, है ना। तो ये दोगलापन, राजनीति की कायरता, मानसिक दरिद्रता, राजनीतिक दरिद्रता, पार्टियों की दरिद्रता, राजनेताओं की दरिद्रता, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक की सोच की, मानसिक स्थिति की दुर्दशा का दुष्परिणाम है कि 70 साल बाद भी हम आरक्षण को ना जस्टिफाई कर पाए, ना आखिरी व्यक्ति के कल्याण का टूल बना पाए, ना ही हमने उसे जस्टिफाई करने की किसी के माध्यम से, किसी नेता के माध्यम से दो शब्द सुने। ऐसी नीचता की पराकाष्ठा भारतीय राजनीति को किस स्तर तक डुबाएगी और समाज को कब कितना लड़ाएगी आने। अभी आप देखिए, आप ये तिलचट्टों से निपटे हैं, अभी यूजीसी वाला क्रोध शांत नहीं हुआ है, 10 दिन बाद आपको आरक्षण हटाओ वाला ताप झेलना पड़ेगा। और राजनेता छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के चैम्बर तक के मुंह और जुबान सूख जाएगी। क्यों? वो सत्य जब एक छोटा बच्चा भी बोलेगा ना, तो उसका जवाब देने की ताकत ना किसी प्रवक्ता में होगी, ना किसी प्रधानमंत्री में होगी, ना किसी विधायक में होगी, ना किसी सांसद में होगी, ना तो कोई दे पाएगा, और देगा तो अपने मुंह पे थूकने का काम करेगा। क्योंकि न्याय समाज का पहला प्रतिनिधित्व करता है, जो विकास का पथ तय करता है। जिस राष्ट्र में न्याय ना हो, जिस राजनीति में न्याय ना हो, जिस नेता में न्याय करने की क्षमता ना हो, वो अपने राष्ट्र को बर्बाद करने का, अपराध में झोंकने का, अत्याचार में झोंकने का, लूटपाट हिंसा के क्षेत्र और मैदान तैयार करता है, और वही उस देश के बर्बादी का कारण बनता है। बीजेपी का एक तरफ प्रोटेस्ट दिल्ली में होता है, दूसरी तरफ अब झारखंड में हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से राजधानी को एकदम रोक दिया गया, ट्रैफिक जाम हो गया, लाठी चार्ज हो गया, बच्चे जो है किस तरह गंदी गंदी चीजें लिख रहे थे, और दूसरी तरफ पूरी शांति है। वहाँ पर न राहुल गांधी को टेंशन है, लेकिन बच्चे दोनों तरफ थे। कैसे देख रहे हैं इस? देखिए, यहाँ पर जो सीजेपी का प्रोटेस्ट आपने देखा, ये राजनीतिक प्रोटेस्ट, जो सत्ता से बाहर है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सपा है, उन सब का आंदोलन था। ठीक। दूसरी बात, जो झारखंड में देख रहे हैं या जो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के खिलाफ देख रहे हैं, हर स्टेट की स्थिति यही है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर में पॉलिटिकली कोई दम बचा ही नहीं, न समाज के प्रति, न राष्ट्र के प्रति, न राज्य के प्रति, न बच्चों के प्रति, न उनके फ्यूचर के प्रति, न एग्जामिनेशंस की नियमावली और उसकी शुद्धता के प्रति। ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? भाई, पेपर लीक हुआ, जिम्मेदार लोग होंगे, उन्हें बर्खास्त करिए, उन्हें सजा दीजिए और न्याय एस्टैब्लिश करिए। लेकिन जो लोग ये आप क्या झारखंड में बच्चे क्या मांग रहे हैं? जस्टिस एस्टैब्लिश करिए। अरे, चीफ मिनिस्टर के पास क्या आदमी नहीं है, विधायक नहीं है दूसरा पद देने के लिए? उसको हटाइए और तमाम अधिकारियों से लेकर के बच्चों तक ये तय करिए कि जस्टिस एस्टैब्लिश हो और ट्रस्ट जो बच्चों का है वो बिल्डअप हो। ये दो बातें करनी है। अब ये दो बातें ना करके आप नाटक नौटंकी करो, झगड़ा करो, सड़क पे रगड़ा करो, जो मर्जी करना है करते रहो, उससे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। और ये राजनीतिक कायरता, बुजदिली है, जो लोग अपने मंत्री को बचा करके रखते हैं और दूसरे से कहते हैं नहीं तू वैसे ही इस्तीफा दे दे। एक ब्रिलियंट लीडरशिप दिखाने की जरूरत है। गटर छाप पॉलिटिक्स से नहीं होगा, गटर छाप पॉलिटिक्स से नहीं होगा, कायर राजनीति से नहीं होगा, बुजदिलों की राजनीति से नहीं होगा। तुम बच्चों के साथ अन्याय करके राज्य के साथ कोई न्याय या कोई मुख्यमंत्री वाला रुतबा कायम नहीं कर सकते। आपको नेताओं में गट्स कहाँ है, मुझे बताइए ना। आप गट्स कहाँ है? राजनीतिक लाभ और नुकसान मत देखिए, न्याय देखिए। एक छोटे से बच्चे के साथ अन्याय करोगे ना, वो तुम्हारी पूरी सत्ता को तहस नहस करके रख देगा।
लेकिन अभिजीत दीपके जो है, चलिए हम नेताओं की मजबूरी समझ सकते हैं, अभिजीत दीपके की क्या मजबूरी है? वो तो आए थे यहाँ पर मोदी जी का रिजाइन मांगने, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगने, झारखंड में चुप हो गए। यहाँ पर आपको समझना है, चाहे अभिजीत दीपके हो, चाहे उसकी टीम के मेंबर हो, ये सब हेट टू बीजेपी, हेट टू आरएसएस है और लव टू कांग्रेस, लव टू आम आदमी पार्टी है। तो इन्हें ऐसे मामलों का, निष्पक्ष मामलों की दृष्टिकोण नहीं है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी समाज में नहीं। एक निष्पक्ष लीडर ये नहीं देखता, ये नए बच्चे हैं, किसी पार्टी से आए हैं, किसी पार्टी के वो फेवर में अपना सोच रखते हैं, उसी तरीके की प्रतिक्रिया, उसी तरीके का हाव भाव, स्टेटमेंट, कार्यशैली है इनकी। ये निष्पक्ष राष्ट्रवादी लीडर नहीं है। ये तो बच्चों की बात कर रहे हैं। ये निष्पक्ष राष्ट्रवादी लीडर नहीं है। ये कनखजुरे हैं जो किसी एक पार्टी के माइंडसेट और उसकी टैक्टिक और उसकी प्रैक्टिस और उसी के लिए काम करने का एक टूल किट की तरह है। इन्हें बहुत बड़ा लीडर समझने की कोशिश आप मत करिए। ऐसे बहुत सारे चंगू मंगू आपको समाज में देखने को मिलते हैं जो पार्टियों से आते हैं, पार्टियों के लिए काम करते हैं और पार्टी वाला ही बन के रह जाते हैं। हमने यूजीसी के मामले में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की वो हालत की कि उन्हें सोचने पर मजबूर किया। नीट के मामले में, एग्जाम के मामले में बच्चों की जिस तरीके से अभद्र चेकिंग की गई, नस तोड़ करके रख दिया। कोई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का बोल नहीं पाया। मेरी पार्टी थी, मुझे अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना था, क्योंकि वो राष्ट्र के विरुद्ध था, समाज के विरुद्ध था, बच्चों के विरुद्ध था, भारत के फ्यूचर के विरुद्ध था। तो हमें अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोलते हुए देखा होगा आपने। हम ये नहीं फर्क लगाते कि ये मेरी पार्टी या गैर पार्टी। अगर राष्ट्र का भविष्य नहीं है, देश का भविष्य नहीं है, देश के बच्चों का भविष्य नहीं, तो मेरे नेता होने का भी कोई भविष्य नहीं है, मेरे राजनेता होने का भी कोई भविष्य नहीं, मेरे होने का भी कोई वजूद नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यदि मैं राष्ट्र का भला ना कर सकूं, समाज का भला ना कर सकूं, देश का भला ना कर सकूं और एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत ना करूं जो समाज के हर वर्ग का, हर कल्याण, हर व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करके एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण ना करता हूं, मैं अपने ही सरकार के खिलाफ अभद्र कार्यशैली अपनाऊं, अभद्रता के सारी सीमाएं पार कर दूं और बर्बरता की पैसा ले करके अपराधियों को घुसेड़ करके अमेरिका, चाइना और तमाम देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होकर के अपने ही सरकार के खिलाफ लड़ूं, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम है कि हर उस गलत काम का विरोध करते हुए राष्ट्र को, अगर मेरा नेता भटक भी जाए, प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जब भटक गए रास्ते से, उन्हें पटक करके रास्ते पर लाने का भी दायित्व हमने पूरा किया। ये है राष्ट्रभक्ति, ये है होता है लीडरशिप। जो हमारा बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा नेता भी सड़क और रोड छोड़ के भागने लगे, पथ छोड़ के भागने जगह राष्ट्र निर्माण से हट जाए, उसको पटक पटक करके धुलाई करके उसे सही ट्रैक पर लाने का जिम्मा हमारे पास। बच्चों की चिंता अभिजीत दीपके को नहीं है, क्योंकि ये यही तो अमेरिका छोड़ के देश में आ गए। दे आर नॉट राष्ट्रवादी। उन्हें राष्ट्र से लेना देना नहीं है। अपने पार्टी, अपने दलालों, देश के दुश्मनों के साथ मिल करके देश को ही अस्थिर करने की योजना पर काम करने का प्रैक्टिस है, पुरानी प्रैक्टिस है भाई, दशकों पुरानी प्रैक्टिस है। उसी का एक झलक आपने देखा होगा जो यहाँ आंदोलनों में आपको देखने को मिली है। हाँ, बात ये सच है कि नीट के एग्जाम में ना तो सरकार धुली हुई है, ना तो नेता धुले हुए हैं, इसलिए मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि हर स्टेट में बच्चे बार बार एग्जाम के रिपीट टेलीकास्ट देखते देखते, पेपर लीक का टेलीकास्ट देखते देखते ऊब गए। और ये बच्चे वो बच्चे हैं जो पढ़ाई करके खाली बैठे हुए हैं, जिनको इस काम के लिए समय है, टाइम है, वक्त है और गुस्सा है। ये भी समझने की जरूरत है। तो देखिए, आरक्षण को लेकर चर्चा चल रही है और ऐसे में हम तमाम कहें कि जो सामाजिक लोग हैं उनसे हम बात करने की